जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर एंड जॉय। आज हम बातें करते हैं द हिंदू एनालिसिस में 3 मार्च 2026 की। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लिए जाते हैं। वेस्ट एशिया वार स्केलेट स्पाइक्स ऑयल स्ट्रेंड्स फ्लायर्स, मतलब कि वेस्ट एशिया का जो वार है वो चल रहा है, ईरान इजराइल का। इंडिया कनाडा इंक यूरेनियम डील एज कार्ने मीट्स मोदी। ठीक है, इंडिया और कनाडा का एक डील हुआ है जो कि यूरेनियम सप्लाई से संबंधित है। मार्क कार्ने ये प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जो कि आज के टाइम पे यानी कि वही वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे मंडे के आसपास ये इंडिया में विजिट में थे। तो दिल्ली में एक मीटिंग हुई मोदी जी की और कार्ने की और एक डील हुआ। इंडिया एंड कनाडा ऑन मंडे एग्री टू ए 1.9 बिलियन 10-year यूरेनियम सप्लाई डील फॉर इंडियन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। इंडिया और कनाडा ने मंडे का मतलब कि 2 मार्च को 2026 को एक डील किया है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका सप्लाई कनाडा करेगा इंडिया को। ये लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का डील है जो कि 10 साल के लिए है। ठीक है, और उसके अलावा एग्री टू कॉन्क्लूड द कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिस ईयर। और इस साल के एंड तक यानी 2026 के एंड तक जो सेपा है यानी कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइंड हो जाएगा। अभी साइन नहीं हुआ, बस मतलब कि प्रगति पे है, जो कि साइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उसी उपलक्ष्य पे कुछ न्यूज़ चैनल ने या कहीं पे ऐसी भी न्यूज़ आई कि जो हरदीप सिंह निज्जर थे, वो कनाडियन जो है उनका किलिंग हो गई थी, खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे। उसके बारे में भी कुछ न्यूज़ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईपी ग्रोथ इन जनवरी स्लोज डाउन टू 4.8%। आईआईपी का मतलब इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बारे में एक न्यूज़ है। जनवरी में 4.8%, जनवरी 2026 में आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये गिरा हुआ है, यानी कि इसका घटा हुआ है इंडेक्स। ठीक है, कितना परसेंट घटा है? 4.8% जनवरी में घट के रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लोड फ्रॉम ए 26 मंथ हाई ऑफ 7.8% इन दिसंबर में 7.8% की ग्रोथ के रेट के साथ 2025 के दिसंबर में हुआ था, वही इस बार घट के 4.8% यानी कि ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया, मतलब कि कम रिकॉर्ड किया गया पिछले महीने के मुकाबले में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, बस वही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये एक न्यूज़ था। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, हाँ, प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं उसको अनवील किया है, यानी उसका इनाग्रेशन किया है या उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जो कि वेलफेयर स्कीमें हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। उसमें हम देखते हैं कौन कौन। एक तो फ्री एलपीजी सिलेंडर की बात कही गई है कि जो दीपावली या होली पे महिलाओं को 2-2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। उसके अलावा जो बस का पिंक कार्ड वाली बात कही गई थी, कल वाली न्यूज़ में भी था। तो एक स्कीम नया लॉन्च किया गया है इस उपलक्ष्य में। उसमें क्या है कि सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली, क्या नाम है? सशक्त नारी या समृद्ध दिल्ली, इसके अंतर्गत जो है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिल्ली लाडली स्कीम, ये पहले से चली आ रही थी दिल्ली लाडली स्कीम, अब उसको बदल दिया गया है दिल्ली लाडली स्कीम को, और नया जो स्कीम हुआ उसकी जगह लॉन्च किया गया है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। क्या लॉन्च किया गया है? दिल्ली लखपति बिटिया योजना। और ये जो दिल्ली लखपति बिटिया योजना है ये रिप्लेस करती है जो पुरानी स्कीम है, उसका नाम क्या था? लाडली स्कीम। ठीक है, और अमाउंट भी रिप्लेस थोड़ा सा बदला गया। अब क्या है देखिए, जो नई स्कीम आई है दिल्ली ये क्या कहते हैं, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, उसके अंतर्गत ईच एलिजिबल गर्ल चाइल्ड विल रिसीव 61,000 इन मल्टीपल ट्रांचेज। हर एलिजिबल गर्ल्स को 61,000 रुपये अमाउंट दिया जाएगा ये नई स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कम अमाउंट था, और ये 61,000 से मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है,
जब उनकी एज 21 साल पहुंच जाएगी तब। ठीक। उसके अलावा देखिए सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी किया गया है दलई के वीमेंस के लिए। ठीक है। और पिंक टिकट सिस्टम पहले हुआ करता था, उसकी जगह पे क्या लॉन्च किया गया है, सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, गर्ल्स के लिए या वीमेंस के लिए। ठीक है। वीमेन कैन अवेल ऑफ फ्री बस ट्रैवल, फ्री बस सर्विसेज की सुविधा ले सकती हैं महिलाएं इसके अंतर्गत, सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अंतर्गत। ठीक है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की कॉरपोरेशन की बसों में जा करके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका मतलब राज्यसभा वगैरह के चुनाव चल रहा है अलग अलग स्टेट में, या वैसे भी कुछ जगहों पे चुनाव होने वाले स्टेट असेंबली के। ठीक है। तो उसके बारे में भी न्यूज़ है, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। देखिए थोड़ा सा एक न्यूज़ है, उसके 2 लाइन पढ़ लेते हैं ताकि आपको ऐसे क्लियर हो जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द विष्णु दियो साई लेड बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में वैसे छोटे मोटे जो एजिटेशंस होते रहते हैं, वैसे एक एजिटेशन स्टार्ट हुआ है, और वो एजिटेशन जो संबंधित किससे है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वैसे छोटे लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया छत्तीसगढ़ में, कुछ वहाँ के संस्थाओं के द्वारा या लोगों के द्वारा जो एक्टिविस्ट हैं। ठीक है। बट मेन पॉइंट जो है इसके अंतर्गत जानना क्या ज़रूरी है यहाँ पे, देखिए राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत 25% सीट जो है इंट्री लेवल क्लास में प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होगा वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है उसके आधार पे उसका एक प्रोविज़न है कि 25% सीट जो गरीब बच्चे हैं या गरीब फैमिली के बैकग्राउंड के बच्चे हैं या वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए 25% सीट प्राइवेट स्कूल में, किसमें, प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होगा। ये देखिए प्राइवेट स्कूल यहाँ लिखा हुआ, प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होगा। गवर्नमेंट्स में तो वैसे फ्री रहता उनका, बट प्राइवेट एजुकेशन संस्थाओं में या स्कूलों में उनके लिए फ्री एजुकेशन के लिए 25% सीटें रिजर्व होंगी। ठीक है। एक न्यूज़ क्या है कि एंट्री ऑफ वीमेन एट सबरीमाला टेम्पल बॉडी अपोजेस सुप्रीम कोर्ट रूल। जैसे कि बहुत पुराना न्यूज़ था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था या वर्डिक्ट फैसला दिया था, जिसमें मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो फीमेल है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका चलता है 13 या 12 साल की एज से स्टार्ट होता है और 40 या 45 साल की एज तक मेंस्ट्रुएशन एज होता है। तो सबरीमाला टेम्पल का अपना मानना ये था, या वहाँ की अथॉरिटी का, जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन एज में हैं उनकी एंट्री बैन थी, और जो मोनोपास आ जाता है यानी कि जिनका मंथ नहीं आता और 45 साल एज क्रॉस कर जाती हैं, खाली उन्हीं को परमिशन था उस टेम्पल के प्रीमाइसेस में एंट्री करने का। तो उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नहीं, उनको सबको अलाउ किया जाए। ठीक है। कब, 2018 में। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा जो टेम्पल की अथॉरिटी है उसने अपना एक वर्डिक्ट जारी किया है लोकल लेवल पे, मतलब वैसे ही कि हम उसको मानते नहीं हैं, और थोड़ा सा वही न्यूज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। बट मेन टेक्निकल पॉइंट क्या है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सारी एज ग्रुप की महिलाएं उसमें टेम्पल की जो मेन श्राइन है वहाँ पे तक जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संबल मास्क बिल्ट ओवर रेंज ASI मतलब क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अनुसार ASI के अनुसार जो जामा मस्जिद संभल है जहाँ पे डिस्प्यूट अभी चल रहा है, वहाँ पे मस्जिद किसी भी दूसरी स्ट्रक्चर को तोड़ के नहीं बनाई गई। वो मस्जिद पहले से मतलब कि बनाई गई है, वहाँ पे क्या था कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, बट वैसे ही कोई मलबा टाइप या ऐसे खेत टाइप था। ठीक है। तो इस तरह की बात ASI ने कहा है कि हैव नो इन्फॉर्मेशन इफ संबल मास्क बिल्ट ओवर रेन, यानी किसी स्ट्रक्चर को तोड़ ताड़ के नहीं बनाई गई, ASI का कहना है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसको सर्वे का दिया होगा कोर्ट ने आदेश, तो उसी उसने रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए
यहाँ पे क्या है कि फिस्कल टारगेट विल नाउ बी रीअलाइंड बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो डेटा हम मेजर करते हैं यानी जीडीपी, जीएनपी, जो बेस रेट पहले 2011-12 हुआ करता था। पहले कितना होता था? 11-12 बेस रेट हुआ करता था जीडीपी वगैरह का असेस करने का। तो उस बेस रेट को अब चेंज कर दिया गया है 2022 और 23। ठीक है, तो 22-23 के आ जाने पे किसी साल का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है और किसी का बढ़ गया है पुराने वाले बेस रेट के कंपैरिजन में। जैसे पुराने में किसी का 9% ग्रोथ रेट था तो नए वाले में 8% हो गया, और किसी का 7% नए वाले में था किसी साल, तो नए वाले में वो आपका 8% हो गया। ठीक है, तो कहना ये चाहा है। ठीक, तो बेस ईयर ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड डेटा टू 2022 एंड 23 फ्राम द अर्लियर। पहले 11-12 था, उसकी जगह अब कर दिया गया नया बेस ईयर जीडीपी का या जीवीए का क्या 2022-23 कर दिया गया। एक तो पॉइंट ही हो गया। अच्छा, एडॉप्शन ऑफ डबल डिफैक्टर अप्रोच व्हिच अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सेपरेटली फॉर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स is a marked improvement in terms of ascertaining the real value added of India's production। कहने मतलब कि डबल डिफ्लेटर जो है अप्रोच अप्लाई किया जाता है जिसमें हम दोनों गुड्स को मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, यानी इंटरमीडिएट गुड्स को और आपका फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब कि जैसे कि आयरन बनाया गया तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड है, अब उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आयरन स्टील से। और फाइनल गुड्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए आयरन स्टील से क्या कार बना दी गई तो ये फाइनल गुड्स में आता है। तो उसके लिए अलग अलग वो मेज़र किया जाता है जो कि ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है नया वाला डेटा 2022-23 से। ये कहना चाहा। डेटा ऑन हाउस होल्ड विल नाउ बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जो नया डेटा है वो किस किस डेटा को इंक्लूड करेगा अपने कैलकुलेशन में? एक तो आपका असूस का डेटा यूज़ करेगा और एक पीएलएफएस का डेटा यूज़ करेगा। ठीक है, असूस का मतलब क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज, एक इसका डेटा यूज़ करेगा, और दूसरा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी डेटा यूज़ करेगा ऑन एन एनुअल बेसिस पे इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सप्लोरेशंस एज वाज डन इन 2011-12। 2011-12 का जो डेटा बनता था मतलब इंडेक्स, वो उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था, उतना कम्प्रिहेंसिव नहीं था, और वो गेस के आधार पर था। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कि उसको ऐसे गेस कर लेते थे, समझिए आप। और नया वाला जो है प्रॉपरली डेटा के आधार पे होगा, और वो दो इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन किया गया है, असूस का डेटा और पीएलएफएस का डेटा यानी लेबर सर्वे वाला। उसके अलावा और भी डेटा यूज़ किए जाएंगे, जैसे जीएसटी कलेक्शंस वगैरह का भी डेटा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, न्यू सीरीज़ के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 में 7.6 यानी कि 7.6% होने के चांसेज हैं करंट फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 2025-26 में जो अभी ये ख़त्म होने वाला है, यानी मार्च के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और पहले इसका गेस किया गया था कि 7.4% होगा, तो 2011-12 के अनुसार 7.4% ग्रोथ रेट के चांसेस थे 2025-26 में। वही 2022-23 के जो नया डेटा के अनुसार 7.6% यानी कि 0.2% ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 में। पुराने वाले पे यानी कि इस वाले पे कितना था? 7.4% चांसेस था ग्रोथ रेट का, और 22-23 जब नया बेस ईयर माना गया तो 7.6% होने के चांसेस। ठीक है, ये कब की बात? ये किसके लिए? करंट फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। ठीक है, ये तो बेस ईयर मैंने माना 2022-23 ये बेस ईयर है। ये क्या है? आपका बेस ईयर पहले हुआ करता था, तो ये बेस ईयर 11-12 को अब 22-23 कर दिया गया है, और 11-12 के आधार पे इस साल का जो ग्रोथ रेट चांसेस था 7.4% था, और इसी साल यानी कि आपका 25-26 का जो ग्रोथ रेट इस नए वाले जो बेस ईयर के आधार पे 7.6% होने के चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं नई सीरीज़ की, तो नई सीरीज़ में मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि 2011-12 का डेटा बेस ईयर, ये क्या है? आपका बेस ईयर है ना, और 2022-23 का बेस ईयर है ना, और जीडीपी हम मानते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस जीडीपी में यहाँ पे जो जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट ऑप्शन था लगभग जीडीपी किस साल की? 2025-26 की, जो अभी इंड होने वाला है, इसकी जीडीपी 7.4% होने के चांसेस थे, यानी कि प्रोजेक्शन है, ये गेस वर्क है।
और नए वाले बेस ईयर के आधार पे 2023-24 के बेस ईयर के आधार पे 7.6% होने के चांसेस हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए न्यू सीरीज पैक्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ 345.47 यानी कि 345.47 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़। ये 2025-26 तो 2025-26 से 25-26 में जीडीपी, क्या हमारा जीडीपी ये परसेंटेज है, पहला वाला हमने परसेंटेज बताया, ये ऐप का एब्सोल्यूट जीडीपी यानी कि अमाउंट के टर्म में। तो अमाउंट के टर्म में 2025-26 में 345.47 लाख करोड़ रुपये होने के चांसेस हैं। ये रूपी मान लेते हैं, आर है ना, रूपी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वही सब पॉइंट्स दिया हुआ है, कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, द प्राइस रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी रेशनलाइजेशन में नॉट लास्ट, मतलब कि जीएसटी जो रेशनलाइजेशन हुआ सितंबर 2025 में, जीएसटी की जो स्लेब है वो 2 कर दी गई। पहले 4-5 स्लेब हुआ करती थी, तो उसके कारण हमारा स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन, मंथली जो कैलकुलेशन मतलब कि जो रिसीप्ट है जीएसटी का वो घट गया था। बट फरवरी आते आते हमारा रिसीप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि 8.1% है। ठीक है, वही पॉइंट बात कही गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कही गई, इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 90% ऑफ इट्स सेमी कंडक्टर, ठीक है, रिक्वायरमेंट, यानी इंडिया सेमी कंडक्टर का जो ज़रूरत पड़ती है वो 90% इम्पोर्ट से अपनी पूर्ति करता है। सेमी कंडक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। रिलाइज हेवली ऑन क्रूड ऑयल, और इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट ही करके अपनी पूर्ति करती है। कॉपर की जो है अपनी पूर्ति इंपोर्ट करके करती है, और अल्मुनियम इंपोर्ट करती है। इन सब पे इंडिया किस पे निर्भर है, इंपोर्ट्स पे निर्भर है। अच्छा, तो 90% तो सेमीकंडक्टर की पूरी डिमांड्स की 90% हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं। देखिए विच टुगेदर मेड अप आप 35% ऑफ फरवरी 2026 मर्केंडाइज इंपोर्ट। मर्केंडाइज इंपोर्ट होता है और एक सर्विस इंपोर्ट, या मर्केंडाइज एक्सपोर्ट या सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स के जो कमोडिटीज़ गुड्स होते हैं तो उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मर्केंडाइज और एक सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे खाली मर्केंडाइज की बात चल रही है कि 35% जो है यही सारे मिल करके आपके आ जाते हैं टोटल इंपोर्ट्स के, जिसमें कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, अल्मुनियम और कॉपर हो गया। ठीक है, अच्छा, क्रूड ऑयल अकाउंट्स फॉर ओवर ए क्वार्टर ऑफ टोटल इंपोर्ट। टोटल इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया लमसम जो है 25% टोटल इंपोर्ट में क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करता है, यानी तेल या पेट्रोलियम ही इंडिया इंपोर्ट करता है 25% टोटल इंपोर्ट का, आउट ऑफ टोटल इंपोर्ट। तो टोटल इंपोर्ट का इंडिया 25% क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। जिस तरह से 90% टोटल सेमीकंडक्टर यूज़ जो होता है इंडिया में, यहाँ पे यूज़ की बात है कि टोटल सेमीकंडक्टर जो इंडिया में यूज़ होता है उस यूज़ का 90% इंपोर्ट करके पूरी की जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल इंपोर्ट की बात है, तो टोटल इंपोर्ट में 25% हम जो है क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। दोनों में थोड़ा ये अंतर है। बाकी आगे चलते हैं, इजराइल यूएसए, मतलब ये डिबेट का एक टॉपिक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आगे हम चलते हैं तो हाँ देखिए, रप्चर अक्रॉस द डुरैंड लाइन, कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रिटिश इंडिया जब हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का मतलब कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जब एक ही कंट्री यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे हुआ करते थे, तो अफ़गानिस्तान से इंडिया का एक बॉर्डर बनाया गया था, उस बॉर्डर का नाम था डुरांड। तो डुरांड लाइन अब आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करता है, या इंडिया का जो पीओके है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट्स है, जैसे ये आप देखते हैं ये वाला पार्ट्स, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पे आकर के अटैच होता है इस वाले पे, जिसको गिलगित बाल्टिस्तान करते हैं, और ये हिस्सा आपका पीओके भी कहलाता है, यानी कि ये वाला देखिए, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर इंडिया में भी अटैच होता है, और मेनली अफ़गानिस्तान ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा मैप अफ़गानिस्तान का। तो ये अफ़गानिस्तान की एक लिंक थोड़ी सी 20-25 किलोमीटर की या 12 से 15 किलोमीटर की लिंक है, जो कि चाइना को ये अटैच करती है इधर जा कर के। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान की, और ये अफ़गानिस्तान का ये हो जाएगा, और ये आपका पाकिस्तान का वाला हिस्सा है आपका, इस तरह से समझिए, ये पाक है, ये अफ़गानिस्तान। तो ये वाला जो बॉर्डर था
मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उस टाइम इंडिया का भी है। तो ये इस वाले बॉर्डर को हम क्या कहते थे ब्रिटिश पीरियड में, डुरांड लाइन कहा जाता था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करते थे। तो डुरांड लाइन के यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्लेशेस चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो उसमें न्यूज़ रह रहा है डेली, वो कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा यूज़ हुआ है कि लैपिस। लैपिस का मतलब कि लैपिस लजोली, यानी कि जो ब्लू कलर के पत्थर हुआ करते थे वो मिडिवल इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे अफ़गानिस्तान से। कहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे? अफ़गानिस्तान। तो ही है बाई द कुशान पीरियड बिटवीन 2nd and 4th सेंचुरी क्रिश्चियन ईरा, अल्ट्रा मैरिन पिगमेंट, ठीक है, was extracted from Afghan lapis lazuli through a complex and painstaking process of crushing it carefully and treating it with a beeswax to extract its color. The famous Kushan Buddha sculpture known as the Bamiyan Buddha were colossal figures. कहने का तात्पर्य क्या है कि बामियान जब कुशान पीरियड हुआ करता था 2nd सेंचुरी BC में या AD में, उसी टाइम से ही 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी AD की बात है, जब कुशान या कनिष्क का टाइम था, तभी से अफ़गानिस्तान का जो लैपिस लजोली है वहाँ से पत्थर ला करके इंडिया में यूज़ हुआ करता था, या उस पत्थर से कलर बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अफ़गानिस्तान में बामियान का जो बुद्धा का स्टेचूज बना हुआ है, कुछ ब्लू कलर के हैं, वो उसी से बने हुए हैं, ठीक है। देखिए, मोदी स्पीक टू सऊदी क्राउन प्रिंस जॉर्डन बहरैन किंग, ठीक। तो बहरैन के और सऊदी के जो प्रिंस हैं उनको मोदी जी ने फ़ोन करके कॉल किया होगा कि भाई आप लोगों के यहाँ लड़ाई वड़ाई चल रही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे स्पोक टू द किंग ऑफ बहरैन। अब यहाँ नाम थोड़ा ध्यान दीजिए आप, बहरैन के जो किंग हैं उनका नाम है हम्माद बिन ईसा अल खलीफा। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, यही है। जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है किंग अब्दुल्ला II करके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि MKD व्योम हैड डाइड। तो एम्बेसी अनाउंस दैट इंडियन सेलर बोर्ड, यानी कि कोई वहाँ पे अटैक हुआ था, तो एक इंडिया की जो मतलब कि नौका थी जो वो ले जा रही थी पेट्रोल डीजल मतलब पेट्रोलियम, तो वो वहाँ पे क्रूड ऑयल MKD व्योम करके वो कोई बंदा था, डेथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट इतना मत लो इन जनवरी एज शेयर ऑफ गल्फ कंट्रीज राइजेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी USA से इंडिया का जो मामला चल रहा था कि USA ने कहा था कि हम इंडिया पे टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे। तो फरवरी 6 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 50% से घटा करके 25% कर दिया, ठीक है। तो पहले टैरिफ वैसे मनमोहन रीजिंग में 2% या 3% हुआ करता था, और वही पूरी दुनिया पे US लगाता है, बट इधर कुछ दिनों में उसने जो है डायरेक्टली 50% कर दिया था, और उस 50% को अभी फरवरी में घटा करके 25% कर दिया है, ठीक है। जिसके कारण इंडिया को बाउंड किया उसने कि आप इंपोर्ट रशिया के बजाय सस्ता तेल मतलब छोड़ करके महंगा तेल हमसे ख़रीदो, ठीक। तो ये देखिए, इंडिया कंटिन्यू इट्स स्ट्रेटजी ऑफ रिड्यूसिंग रशियन ऑयल। तो रशियन ऑयल यानी इंपोर्ट जो इंडिया करता था उसको घटा रहा है आज के टाइम पे, और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज और US से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जनवरी 2026 से, ठीक है। अच्छा, रशियाज शेयर इन इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फॉलिंग, और रशिया का जो शेयर है इंडिया के ऑयल में लमसम 19% या 20% है इस टाइम। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब वो घट कर करके 19% हो गया, ठीक। और दिसंबर 2022 से बढ़ना शुरू हुआ था। 16% इंडियाज ऑयल इंपोर्ट इन जनवरी केम फ्रॉम इराक। 16% इंडिया जो है इराक से इंपोर्ट करता है। इराक से कितना करता है? 16% इंपोर्ट करता है इंडिया। उसके अलावा ये जनवरी 2026 की न्यूज़ है भाई साहब, ठीक है, घटती बढ़ती रहती है, कहने का मतलब ये है। अबाउट द सेम लेवल एज अर्लियर, ठीक है। UAE अकाउंट फॉर 10%, और UAE से यानी यूनाइटेड अरब इमरेट से इंडिया जो है आपका 10% लमसम जो है इंपोर्ट करता है ऑयल, ठीक। सऊदी अरबिया से इंडिया लमसम जो है सऊदी अरबिया से 17% ऑयल इंपोर्ट करता है, ये एक न्यूज़ है यहाँ पे। और कुवैत से इंडिया लमसम 6% इंपोर्ट करता है, ठीक है।
और रशिया से इंडिया इस टाइम कितना करता है, घट करके 19% हो गया। पहले और ज़्यादा करता था, 33% के आसपास करने लगा था। ठीक है, देखिए हाँ, मई 2025 का एक न्यूज़ दिया हुआ है। मई 2025 में इंडिया 33% रशिया से इंपोर्ट करता था, टोटल क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है उसका रशिया से। अब वो 33% के बजाय 19% या 20% करना शुरू कर दिया रशिया से। तो वही न्यूज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, यही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई हमारे लिए काम नहीं है। हाँ, एसी टू लुक इनटू फिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और क्वेश्चन है, मतलब कि एक एनजीओ ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस किया। एनजीओ का नाम है आपका, देखिए, सर्वेशम मंगलम फाउंडेशन। तो सर्वेशम मंगलम फाउंडेशन एक एनजीओ है, सुप्रीम कोर्ट में केस करती है कि जो टेस्ट होता है ब्लड का, वो पुराना मेथड इलीसा टेस्ट कहलाता था, उसको हटा करके नया जो नेट वाला मेथड है वो अप्लाई करना चाहिए। पुराना क्या था, इलीसा टेस्ट था, अब उसकी जगह क्या करना चाहिए, नेट करना चाहिए। बस यही न्यूज़ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना है, खासकर वो उन लोगों के जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या हीमोग्लोबिन एक तरह से रेड कलर का आपका प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को ब्लड अपने थ्रो यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जब रिटर्न होता है तो फेफड़े तक वापस लेकर के आता है, तो उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन मोस्टली इंडिया में कमी होती है, खासकर महिलाओं में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी ब्लड की डोनेट करने या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए पहले टेस्ट किया जाता है कि इनका ब्लड में कोई कमी तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो उसके लिए एक टेस्ट का नाम होता था इलीसा टेस्ट। अब उसकी जगह नया टेस्ट एक है, मतलब ज़्यादा कारगर है, नेट करके। तो नेट की बात कही गई है कि एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की या केस किया कि नेट के टेस्ट को परमानेंट कर दिया जाए और इलीसा टेस्ट को हटाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकन है इलीसा वाला। वही पॉइंट है यहाँ पे मैं देखता हूँ। देखिए, ब्लड बैंक शुड कंपल्सरली कॉन्डक्ट न्यूक्लियाई एसिड टेस्ट। नेट का मतलब क्या है, न्यूक्लियाई एसिड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। तो ब्लड के थ्रू जितनी भी डिसीजेज को हमको पता करना है, जैसे HIV हो गया आपका, या ये इस तरह से थैलेसीमिया हो गया, तो उस तरह की डिजीजेस का पता करने के लिए हमको ब्लड का टेस्ट करना पड़ता है। और ब्लड का टेस्ट का जो नया मेथड है वो ज़्यादा कारगर है, उसका नाम है न्यूक्लियाइक एसिड टेस्ट। ठीक है, उससे हम ब्लड के जो भी कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स यानी कि डिजीज़ वगैरह का पता कर सकते हैं, वायरस अफेक्टेड है या क्या है। ठीक, नेट इज़ ए हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक। ये मतलब कि मॉलिक्यूलर टेक्निक है दैट डिटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फॉर वायरसेस। ठीक है, सच वायरस, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C इन द ब्लड। तो नेट जो होता है यानी न्यूक्लियाई के एसिड टेस्ट, इसके द्वारा हम पता कर लेते हैं कि किस ब्लड में HIV अफेक्टेड है, किस ब्लड में हेपेटाइटिस B की बीमारी है, किस ब्लड में हेपेटाइटिस C की बीमारी है। ठीक है, अच्छा, ओल्ड जो हमारे पास मेथड होता था वो है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से मोस्टली ब्लड बैंक में यही टेस्ट यूज़ होता है, इलीसा टेस्ट। और एनजीओ ने ये कहा कि इलीसा को हटा करके नेट टेस्ट को कॉमन कर देना चाहिए या कंपलसरी कर देना चाहिए, बस, और कोई न्यूज़ ऐसी बात नहीं है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, देखिए। नेट एज ए जो है मैकेनिज्म टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ एंड इन्फेक्शन फ्री ब्लड टू द रिसिपिएंट। ठीक है, हु रिक्वायर्स द फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड वे आर वल्नरेबल टू ट्रांसफ्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो इनहेरिटेड यानी कि ये आपका जेनेटिक बीमारी है जो एक माँ बाप से यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, और ये ब्लड की बीमारी है। थैलेसीमिया किसकी बीमारी है, ब्लड की है। which is caused by the body's inability to produce enough hemoglobin, यानी कि बॉडी हीमोग्लोबिन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी पैदा नहीं कर पाती है। उस बीमारी का नाम क्या है, थैलेसीमिया। और हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड कलर का एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से ले करके पूरे टिश्यू या बॉडी के सेल तक। ठीक है, और कार्बन को एब्जॉर्ब करके लंग तक वापस ले आता है।
इंडिया इज़ द थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में थैलेसीमिया की डिजीजेज बीमारियां बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और थैलेसीमिया बीमारी है क्या? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ब्लड का। और ब्लड क्या है कि जो बच्चे होंगे यानी कि माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है, तो जो अगली नस्ल होगी वो ऑटोमेटिक उसमें होमोग्लोबिन का बनने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ये सारे के सारे न्यूज़ आपके कोई ऐसे हमारे लिए मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ हो हम खाली वही देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ट्रम्प लिस्ट वार ऑब्जेक्टिव्स सेज ईरान ऑपरेशन टू लास्ट 4 to 5 वीक्स। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जब हमें, जैसे एक साइप्रस है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड्स है। ठीक है, वो आपको जानना ज़रूरी है, बाकी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। अब यहीं पे हम एंड करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबको होली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।